अच्छा जी, कल हम पढ़े थे पास्ट पेपर का एक सवाल कर रहे थे, एक पॉइंट उसमें रह गया था। आज आपका होमवर्क होगा, ये फर्स्ट और सेकंड रो में बैठ जाए ना, अभी ये जल्दी तरह कर लें। फर्स्ट और सेकंड रो में जगह वहाँ बैठ जाएं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 ये आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका होमवर्क होगा पेज नंबर 48 के ऊपर। और कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 28 इसको होमवर्क में कीजिएगा। ओके, कल वाला कौन सा सवाल करे थे? 17, इसमें पॉइंट 3 पढ़ें। चलो भाई, अब हल हो जाएगा, ठीक है। अब अभी भी नहीं हल हुआ, ठीक है, अब तो हल हो जाएगा। अब तो और कोई इसका तो मुंह में डाल। पॉइंट 3, अली एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म। अली एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है जी भाई। इंडिविजुअल है या एओपी है? एओपी है। ये देखें, खलील इंडिविजुअल था, रमीज इंडिविजुअल था, स्मिथ इंडिविजुअल था। अली एसोसिएट्स इज अ, अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ डेज काउंट किए जाएंगे या ये देखा जाएगा कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहाँ है? अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है वो थोड़े दिनों के लिए भी पाकिस्तान के अंदर हो गया तो ऐसी सूरत के अंदर क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट। पार्टली मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में हो गया तो इसको क्या कहा जाएगा? बोलें, रेजिडेंट। अली एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज इन पाकिस्तान एज वेल एज United Kingdom. The management and control of the affairs is situated partly in UK and partly in Pakistan. Management and control थोड़ा सा UK में है और थोड़ा सा, भाई हमारी बलास है UK में है, पाकिस्तान में है, हमें सिर्फ ये देखना है पार्टली इन पाकिस्तान है। तो जब पार्टली इन पाकिस्तान है तो पार्टली इन पाकिस्तान इस बात के लिए एनफ है कि इसको क्या बना दे? रेजिडेंट एओपी। तो क्या लिख के आएंगे? एन एओपी शैल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट एओपी if the control and management of the affairs of AOP is situated partly in Pakistan at any time in the year. ये लॉ की प्रोविजन हो जाएगी। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे एज इन दिस केस द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज पार्टली इन पाकिस्तान, देयरफॉर अली एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट AOP। क्लियर? वापस आ जाएं जी जिथे जहां पे थे हम। अच्छा जी, पेज 33, 32 पे एओपी जी मोहतरम। एओपी में सी पॉइंट मैंने समझाया ही नहीं तो मेरी समझ ही नहीं आनी थी। पेज 32 सीओडी जी हमारा रहता है, उसको पढ़ लेते हैं। एओपी के अंदर सी पॉइंट है कि एनी आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन, कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन दैट विल बी कंसिडर्ड एज, बोलें, एओपी। अब ये जो आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन है, मिसाल के तौर पे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने वेलफेयर वर्क शुरू कर दिया, अमीरों से पैसे लेके गरीबों में बांटते हैं। तो आर्टिफिशियल होता है मसनूई, जुरिडिशियल होता है कानून की नजर में। कानून की नजर में ये मसनूई पर्सन है। वैसे तो ये इंडिविजुअल्स हैं लेकिन ये फ्रेंड्स मिलके वेलफेयर का काम कर रहे हैं और इन्होंने हुकूमत के किसी इदारे के तहत अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, तो इसलिए इनको कहा जाएगा मसनूई कानून की नजर में बंदे। तो जुरिडिशियल होती है कानून, कानून की नजर में इनको मसनूई पर्सन कहा जाएगा। बस इससे ज्यादा कोई इसकी मिसाल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनको अभी पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। हाँ, ये और बात है, ये नॉन प्रॉफिट टाइप काम कर रहे हैं तो इन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाना होगा हुकूमत को, लेकिन वैसे इनको क्या कहा जाएगा? बोलें, एओपी, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन।
इससे ज़्यादा बात हमारे सिलेबस में नहीं है। इन्होंने टैक्स देना नहीं देना ये एक अलग बहस है जो सीए फाइनल में होती है। ओके, पॉइंट डी, पॉइंट डी इज एनी बॉडी ऑफ पर्संस, चंद लोग आपस में मिले, मे बी पार्टनर्स, फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, चंद लोग आपस में मिले और बाहर के मुल्क में अपने आप को जाके इन्होंने फॉर्मेशन करवा ली, यानी बाहर के मुल्क में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। लेकिन अगर चंद लोग आपस में मिलकर बाहर के मुल्क में जाके अपने आप को रजिस्टर करवा लें एज अ कंपनी, तो भाईजन फिर वो एओपी नहीं है, फिर वो क्या है, कंपनी। तो बाहर के मुल्क में ए बी सी मिले और इन्होंने अपने आप को बाहर के कंपनी लॉ में रजिस्टर नहीं करवाया, तो ये एओपी हैं। आवाजें बाहर आ रही हैं। और अगर बाहर के मुल्क में जाके बंदे मिले और मिल के इन्होंने अपने आप को बाहर के कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर करवाया, तो ये क्या समझी जाएगी, कंपनी समझी जाएगी। तो इसलिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें और इसको समझ भी लें। चंद लोग मिले अंडर अ फॉरेन लॉ, लेकिन फॉरेन लॉ वो नहीं जो कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन करता है, क्योंकि अगर ऐसा फॉरेन लॉ है जो कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन करता है, तो फिर तो हमने कल पढ़ लिया था पॉइंट डी के अंदर कि अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ लॉ ऑफ अ कंट्री रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, तो किसकी डेफिनेशन में फॉल करेगा, कंपनी की डेफिनेशन में। तो वो चंद लोग जो बाहर के लॉ में जाके मिल जाएं और अपने आप को रजिस्टर करवा लें, उन चंद लोगों को एओपी कहा जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर के मुल्क के ऐसे लॉ में रजिस्टर करवाएं जिस लॉ में कंपनीज रजिस्टर करवाती हैं, फिर उनको एओपी नहीं कहा जाएगा। However, a company is not included in AOP. तो ये कौन सा बाहर का लॉ है, अदर देन बाहर का कंपनी लॉ, अदर देन कंपनी लॉ। क्योंकि अगर ये बाहर के कंपनी लॉ में रजिस्टर करवा लें तो फिर तो इनको क्या कहा जाएगा, कंपनी। अच्छा, कल हमने डिफरेंट बात पढ़ी थी, वो हमने ये पढ़ी थी कि कोई भी होना एओपी, उसको जबरदस्ती बोर्ड कंपनी कह सकता है, वो अलग बात थी। लेकिन किसी कंपनी को बोर्ड एओपी नहीं कह सकता। कंपनी तो हमेशा क्या समझी जाएगी, कंपनी, और कंपनी कैन नेवर बी एन एओपी, कंपनी कभी एओपी नहीं हो सकती। क्लियर? तो बस ये चार चीजें याद कर लें। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिर्फ यही है, ये जो आपकी ना फर्म, आपकी फर्म इंपॉर्टेंट चीज है बस। तो फर्म एक मेन चीज है जिसकी अगले सफे पर डेफिनेशन दी गई है। तो चार नाम है वो याद कर लें बस, फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ। ओके, फर्म कल हमने पढ़ लिया था, बल्कि वो भाई भी इधर ही बैठे होंगे दो। अच्छा, मेंबर, फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, मेंबर। मेंबर इन रिलेशन टू एओपी इंक्लूड्स अ पार्टनर इन अ फर्म। तो पार्टनर्स मिल जाएं तो फर्म बनती है, और फर्म किसकी डेफिनेशन में फॉल कर जाती है, एओपी। तो एओपी एक ब्रॉड लफ्ज है जिसमें फर्म भी आती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आता है, और बाहर की एओपी भी आती हैं। तो एओपी एक ब्रॉड लफ्ज है, उसके अंदर एक छोटा सा लफ्ज है दैट इज कॉल्ड एज फर्म। और फर्म ये है कि दो से ज्यादा बंदे आपस में मिल जाएं और रिश्ता कर लें आपस में, इस किस्म का कि आज के बाद हम बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। रिश्ता करने पे आपके दांत बाहर निकल आए थे, पूरी बात सुन लिया करो पहले। ओके, कंपनी का ट्रस्ट वाला मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, मुझे पता है, छोड़ें। अच्छा जी, आज न्यूमेरिकल पोर्शन हम शुरू करने लगे हैं। एक साहब है मिस्टर रशीद, वो ये कहते हैं कि मैंने जो है वो इनकम कमाई है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी
सुबह के वक़्त 9 से 5 बजे तक मैं क्रिस्चियन कॉलेज के अंदर जो है वो नौकरी करता हूँ। तो इन्होंने क्या कमाई है? इनकम फ्रॉम सैलरी। कहते हैं शाम को मैंने अपने घर के अंदर टक शॉप खोली हुई है, तो ये कौन सी इनकम कमा रहे हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये कमा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, इसके अलावा इन साहब ने कोई घर किराए पे दिया हुआ है, इसे कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसके अलावा अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने किसी कंपनी के शेयर खरीद के बेचे हैं, इसे कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इसके अलावा अगर इन चार के अलावा कोई भी इनकम कमा ले तो इसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर इनकम नहीं कहते, वो तो अकाउंटिंग वाले कोई लफ्ज़ है, इसे कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो बंदा नौकरी करके पैसे कमा रहा है, डेट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी। और जो बंदा कारोबार करके पैसे कमा रहा है, डेट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। और जो बंदा घर किराए पे दे रहा है, डेट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और जो बंदा शेयर खरीद के बेच रहा है, डेट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इन चार के अलावा अगर और कोई इनकम कमा रहा है, डेट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन एक बात मेरे भाई याद रखिएगा कि इनकी जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं वो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नोट करने की ज़रूरत नहीं है इनकी एग्जांपल्स, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर के ऊपर हमारे 15 दिन लगेंगे, बिजनेस पे 20 दिन लगेंगे, प्रॉपर्टी के चैप्टर पे हमारे 4 दिन लगेंगे, कैपिटल गेन पे 4 दिन लगेंगे, अदर सोर्स पे 3 दिन लगेंगे। तो इसलिए ये इन पे हमने बड़ी डिटेल से डिस्कशंस करनी है हर एक के ऊपर, तो इसलिए इनकी मिसालें कोई आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो इनकम गिरती है जो किसी भी हेड और में ना गिरे। तो मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि जी मेरी शादी है और शादी के बाद मेरा वलीमा है और वलीमे पे मुझे सलामी मिली, तो वो जो सलामी मिली इसको, तो क्या इसका कारोबार है वलीमे करा के सलामियाँ लेना? क्या इसने नौकरी शुरू कर दी है किसी की? नहीं। तो वलीमे के ऊपर जो पैसे मिले और इसके बोझे या जेब में गए, तो डेट विल बी हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं कोई फिगर्स। अब्दुल्ला चलो आप एज्यूम करा लो फिगर्स, कोई फिगर्स बताओ यार। सैलरी इनकम बताओ इसकी कोई तकरीबन कितनी हो गई? 5 लाख। बिजनेस इनकम 4 लाख कर लेते हैं, वो कह रहे हैं 4 लाख कर लेते हैं। इनकम प्रॉपर्टी कितनी कर लें? 3 लाख कर लें, चलो 3 लाख कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चलो 0 कर लेते हैं। अदर सोर्स इनकम बता दो कितनी होगी जी? मैं दूसरी क्लास वाले देख लूँ कितनी लिखी थी। अच्छा जी, फिगर ज़रा सेम रहे ताकि कोई रेफरेंस देना हो आइंदा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इसकी कर लेते हैं 3.5 लाख या 3.5 लाख, 3.5 लाख। ये इसकी हो गई टोटल इनकम। साथ वाले के बैग से कैलकुलेटर निकालें और टोटल इनकम निकालें। वन 550,000,000। ये क्या हो गई मोहतरम? इसकी टोटल इनकम। डन। तो सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। ये 5 क्या हैं? एक बंदा पाकिस्तान में नौकरी कर सकता है या कारोबार कर सकता है या घर किराए पे दे सकता है या शेयर खरीद के बेच सकता है, या इन चारों के अलावा अगर और कोई काम करे, डेट विल बी कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें से अब्दुल्ला भाई इसको माइनस करने की जरूरत होगी ज़कात। ज़कात फर्ज करें इसने 40,000 दी। अब वो इनकम बताएं जिस पे इसने टैक्स जमा कराना है, जिसे मैं कहूंगा टैक्सेबल इनकम। क्या जवाब आ जाएगा? 1510000। इसको मैं डबल अंडरलाइन लगा के क्लोज कर देता हूं। तो एक साहब है पाकिस्तान में जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कहा है कि आप मेरा टैक्स निकालें। तो ये जो सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स इनकम्स हैं, ये इनकम्स ऐसी हैं जिससे पैसे आ रहे हैं, और ज़कात एक ऐसी चीज़ है जिसकी मद में आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। तो ये यहाँ से पैसे आ रहे हैं 5 चीज़ों से, और ज़कात की मद में आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। तो कट कटा के कितने पैसे बचे आपने जिस पर टैक्स जमा कराना है? 1510000। अब हम इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे? टैक्स। अब हम इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे? टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो लेट अस
डिस्कस अबाउट हाउ वी विल कैलकुलेट द टैक्स, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। तो इसमें आप पेज नंबर 34 निकालें। पेज नंबर 34 पे एक टेबल दिया हुआ है भाईजान। अगर एक साहब की टैक्सेबल इनकम 4 लाख तक है तो इतने कितने परसेंट टैक्स जमा कराने? 0%। अगर एक साहब की इनकम 4 लाख से ज्यादा है लेकिन उनकी इनकम 6 लाख से कम है तो इन्होंने कितने परसेंट टैक्स जमा कराने हैं? 5% ऑफ अमाउंट। 4 लाख से जितना ज्यादा कमा रहे हैं उसका 5% जमा करवाने। और अगर एक साहब आके कहते हैं मोहतरम मेरी इनकम 6 लाख से ज्यादा है लेकिन मेरी इनकम 12 लाख से कम है, तो भाईजान इन्होंने कितने परसेंट टैक्स जमा कराने? इन्होंने 10,000 रुपए तो जमा कराने ही कराने हैं, जमा 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। जितनी इनकी इनकम 6 लाख से बढ़ रही है उसके ऊपर भी ये टैक्स जमा करवाएंगे। और वो कितने परसेंट पे जमा करवाएंगे? 10% पे। और चलते चलाते मेरे ख्याल से हमारे वाला बंदा भी आ गया जिसने 12 लाख से 24 लाख के दरमियान कमाया था। और अगर आपको उर्दू समझ नहीं आती तो जिसने इनकम कमाई थी 1.2 से 2.4 के दरमियान, तो देख लें क्या इसकी इनकम 1.2 मिलियन से 2.4 मिलियन के दरमियान आ रही है। तो अगर एक बंदा 12 लाख से ज्यादा कमाए और 24 लाख से कम कमाए तो वो किस सीरियल नंबर में गिरेगा? सीरियल 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? सीरियल नंबर 4 में गिरेगा। ओके, तो मोहतरम ये सीरियल इसके ऊपर लगेगा, सॉरी ये सीरियल नंबर इसके ऊपर लगेगा जिसमें वो 12 लाख से कितना कमा रहे? 24 लाख के दरमियान। ओके, अब आप मुझे बता दें अगर कैलकुलेटर आपके हाथों में आ गए हैं इसका मैं टैक्स कैसे निकालूंगा? 70,000 तो इसने देना ही देना है, 70,000 तो इसने देना ही देना है, जमा 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। अब ये 12 लाख 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख का क्या मतलब है? मुझे बताएं ये कमा कितना रहा है? 15 लाख 10,000। 15 लाख 10,000 12 लाख से कितना ज्यादा है? 3 लाख। कैलकुलेटर के बगैर भी शायद आपको पता चल रहा हो। 15 लाख 10,000 12 लाख से कितना ज्यादा है? 3 लाख 10,000। तो ये 3 लाख 10,000 की फिगर आप कैलकुलेटर पे निकाला करेंगे। 15 लाख 10,000 इसने साल में कमाया है और हमारा टेबल कह रहा है कि ये 12 लाख से कितना ज्यादा कमा रहा है। तो 12 लाख से कितना ज्यादा कमा रहा है? 3 लाख 10,000। तो 15% ऑफ 3 लाख 10,000 जी। अब ग्रैंड टोटल बताएं जिसमें 70,000 भी आ रहा हो और जब आप 15% ऑफ 3 लाख कितना? 116500। तो पता ये चला कि अगर आप बड़े हो के साल में 15 लाख कमाएंगे तो 1,16,000 हुकूमत को दे देंगे तो हाथ खड़ा कर दें। बड़े हो के 15 लाख कमाएंगे तो 1 लाख हुकूमत को दे देंगे तो हाथ खड़ा कर दें। बड़े हो के 15 लाख कमाएंगे 1 लाख हुकूमत को नहीं देंगे तो हाथ खड़ा कर दें। अच्छा चलें नोट कर लें आप जी। ये दोबारा समझ लें, इसी की रिवीजन करनी है आज। इसने कमाया कितना? 15 लाख 10,000। आप बता दें 1510 किस सीरियल में गिर रहा है? इसने 4 लाख से 6 लाख के दरमियान कमाया। यस और नो बोलें। हद हो गई यार, इसने बच्चों वाली बातें चल रही हैं, अभी कोई टैक्स की बातें नहीं बता रहा। इसने 1510,000 कमाया है तो 1510,000 4 लाख से 6 लाख के दरमियान है। यस और नो बोलें। 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है, 12 लाख से 24 लाख के दरमियान है। तो हमारा लॉ कहता है इसने 70,000 टैक्स जमा कराने, वो कराना ही कराने, प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग। अब वो 12 लाख से कितना ज्यादा कमा रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए कैलकुलेटर पकड़ेंगे। कैलकुलेटर पकड़ के आप उस जो इनकम है वो लिखें 1510,000 लिख लिया। कैलकुलेटर लिखिए ना आप, फिर कैलकुलेटर पकड़ा नहीं। 1510,000 1510,000 आपने लिख लिया। ये अमाउंट 12 लाख से कितनी ज्यादा है तो माइनस कर दें 12 लाख। क्या जवाब आया?
जल्दी बोलें, क्या जवाब आया? 15,10,000 माइनस 12 लाख या 1510,000,000 माइनस 12,00,000,000। जल्दी बताएं क्या जवाब आया? 3,10,000। 3,10,000 को किससे मल्टीप्लाई करने? 15% से। और एक अमाउंट है जो जमा करानी है, वो कितनी है? तो 70,000 प्लस 15% ऑफ 3,10,000। तो अब इसने कितना टैक्स जमा कराने? 116500। क्लियर? बता दें, आपको समझ आ गया? चलें, हाँ जी, नहीं क्यों? ओके, चलें जी, अगली एग्जांपल करते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? क्लियर? एग्जाम्पल 2, एक साहब कहते हैं जी मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी कमाई है? 7 लाख। और इनकम फ्रॉम बिजनेस 33,00,000,000 का लेटर पकड़े हाथों में, इन दोनों का टोटल करें। टोटल इनकम कितनी हो गई? 4 मिलियन। अच्छा, ज़कात माइनस करनी है प्लस करनी है? माइनस करनी है। ये फॉर्मेट है न्यूमेरिकल का, ज़कात माइनस करनी है। फर्ज करें ज़कात इन्होंने नहीं दी, तो अब बताएं जी इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 4 मिलियन। अब जरा इस पे टैक्स निकालें। $4 मिलियन पे टैक्स निकालें। किताब का पेज नंबर 32, 34 जी। कितने लोगों ने टैक्स कैलकुलेट कर लिया? हाथ खड़ा कर दें। ओके, सीरियल नंबर 6 कितने लोगों ने लगाया? हाथ खड़ा करें। सीरियल नंबर 6, इधर देखें, सीरियल नंबर 6। और सीरियल नंबर 7 कितने लोगों ने लगाया? ये दो फिरके क्यों हो गए हैं? पहले सारे चीज एक तय कर लें, फिर आगे चलते हैं। या तो 6 लगना है या 7 लगना है। जी, सीरियल 6 लगने 7। ये बंदा एग्जैक्ट कितना कमा रहा है? 4 मिलियन। अब ये कहता है सीरियल 7 वेयर इनकम एक्सीड 4। अब हम जाती मारेंगे, व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा 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 देखिएगा, जाती मारी 4 से एक्सीड कर रही है, तो 7 कब लगना है? जब 4 से बढ़े। तो जाती मारें, 4 से बढ़ रही है, मसा मसा 4 मिलियन हुई है हमारी। हार्डली 4 मिलियन तक पहुंचा ये बंदा, दिन रात एक करके 12-12 घंटे ये ड्यूटी करता था। तो इसने 4 मिलियन कमाया। तो जब 4 मिलियन कमाया तो ये 4 मिलियन से ज्यादा है या एग्जैक्ट 4 मिलियन है?
तो सीरियल नंबर 7 जो हजरात लगा रहे थे वो तौबा करें, फिर सीरियल 6 की तरफ हम मूव करते हैं। वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 3 मिलियन, जिस बंदे की इनकम 3 मिलियन से बढ़ जाए लेकिन 4 से ना बढ़े, तो इसकी 4 से तो नहीं बढ़ी ना, इसकी तो 4 है। आप बता दें कौन सा सीरियल लगेगा। तो अब हमने एक ऐसा सवाल भी ट्राई कर लिया जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर था, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर था, हमें समझ नहीं आता सीरियल कौन सा लगे, तो इसलिए अब सीरियल कौन सा लगेगा जी 6। अब टैक्स निकाल दें सारे, कितना इसने टैक्स जमा कराना ही कराना है 3,70,000। व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें ना, कितना इसने जमा करवाना ही करवाना है, प्लस 25% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3 मिलियन से जो ये ज्यादा कमा रहा है उसका 25%। अच्छा पहले बताएं ये कमा कितना रहा है, ये वाला पकड़नी है फिगर। 4 मिलियन कमा रहे हैं, अब कैलकुलेटर पे लिखें 4 मिलियन माइनस 3 मिलियन, सर बड़ी फिगर निकलवाई आपने। 4 मिलियन माइनस 3 मिलियन इज इक्वल टू का बटन दबाएं, क्या आ गया, तो 4 मिलियन 3 मिलियन से कितना ज्यादा है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन पे कितना लगाना है 25%, और एक फिगर और आप ऐड करेंगे डेट इज 3,70,000। चलें जी 3,70,000 प्लस, इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, प्लस कितने परसेंट 25% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3, तो इस अमाउंट पे उंगली रखें, ये अमाउंट 3 से कितनी बढ़ रही है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन पकड़ें और 1 मिलियन पकड़ के इसको 76 लगाएं, नहीं इस पे कितने परसेंट लगाएं 25%। जवाब बता दें क्या आया, कितने लोगों ने अगले वाला सीरियल लगाया था, जवाब फिर भी यही आ गया था, तो अगले वाला सीरियल नहीं लगाना, ये वाला सीरियल लगाना है। क्लियर, नोट कर ले। जी आपको हो गया क्लियर। अच्छा आगे चलें जी, दैट इज एग्जाम्पल, इट वाज एग्जाम्पल 2। अच्छा अब अगर आप देखें, अब अगर आप देखें तो आपको 2 टेबल नजर आएंगे। एक टेबल है पेज 34 पे, जिसे मैंने आपके सामने इस वक्त खोला हुआ है, पेज 34 पे, और एक टेबल है अगले सफ़े पे, पेज नंबर 35 पे। एक टेबल है पेज 34 पे और एक टेबल है पेज 35 पे। अच्छा वैसे एक बात आपसे पूछने लगा हूं कि पेज 34 वाला टेबल जो है वो साइज में छोटा है, बड़ी बात बताई आपने, क्योंकि इसमें 8 सीरियल आ रहे हैं, और पेज 35 वाला टेबल साइज में बड़ा है, बहुत बड़ी बात बताई आपने। चलें आगे चलते हैं। अच्छा फर्ज करें मैं एक फिगर लिखता हूं मिसाल के तौर पे कि एक साहब ने 480000 कमाया, 48 लाख रुपए कमाया, तो मुझे बताएं ये पेज नंबर 34 में किस सीरियल नंबर में गिरेगा? 7 में गिरेगा, इधर ऊपर देखें 7 में गिरेगा, 7 में गिरेगा, तो इस पे टैक्स रेट कितना लगेगा 30%। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है मैंने 480000 कमाया है और मैं अगले सफ़े पे जाके देखूं तो 480000 इस सीरियल में गिरेगा। हाँ जी, ये तो बच्चों को भी पता चल जाएगा, दूसरी क्लास का बच्चा बैठा दो, 480000 यहाँ गिरेगा, तो ये जो 480000 यहाँ गिरेगा तो यहाँ रेट क्या लगेगा? तो 20% रेट का टैक्स का रेट तो बहुत कम है, और पिछले सफ़े पे अगर 48 लाख लिखते तो कितने परसेंट था? तो कौन सा टेबल ऐसा है जिससे टैक्स पेयर खुश होगा और उसको मज़ा आएगा? पेज 34 वाला या पेज 35 वाला?
अगर पेज 35 वाला टैक्स वाला टेबल लगाएं तो उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। तो जब कम टैक्स देना पड़ेगा तो कम टैक्स देने से उसको खुशी होगी। तो इसलिए क्या टैक्स पेयर की मर्जी पे छोड़ दिया जाए कि टेबल पेज 34 वाला लगाओ या टेबल पेज 35 वाला लगाओ? तो इसका जवाब है कि जी भाईजान उसकी मर्जी के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि वाज़े तौर पे लॉ जो है वो हमें गाइडेंस देने लगा है कि हम पेज 34 वाला टेबल लगाएंगे या पेज 35 वाला टेबल लगाएंगे। तो वो गाइडेंस अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, जो आपने बड़े गौर से जो है वो सुननी है। एक और भी वैसे फ़ायदा है अगर आप देखें पेज 35 वाले टेबल पे, कि इसमें टैक्स रेट ना होली होली बढ़ रहे हैं। 10, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5 और इस पे टैक्स रेट जो है होली होली नहीं बढ़े। 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो इस पे टैक्स रेट ज़रा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो टेबल है पहले सफ़े पे, जिसे मैं पेज 34 वाला या आपके बाद टेबल 1 कहूँगा, तो टेबल 1 टैक्स पेयर की जान ले रहा है और टेबल 2 कह रहे हैं ना 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 बच्चे की जान ना लो, थोड़ा थोड़ा करके टैक्स रेट बढ़ाओ, इतना ज़्यादा इससे टैक्स ना लो। तो टेबल 2 कई एतबार से बेनिफिशियल है टैक्स पेयर के लिए, जिसने टैक्स जमा कराना है उसके लिए टेबल 2 में जब भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कम टैक्स निकलेगा। तो अब सवाल ये पैदा होगा कि हमने पेपर में क्या देख रहे हैं, पीछे आवाज़ नहीं आ रही? चलो अब हल हो जाएगा। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि पेपर में टेबल 1 लगना है या टेबल 2 लगना है। तो हमने ये चेक करना है पेपर में टेबल 1 लगना है या टेबल 2 लगना है। तो उसके लिए मोहतरम आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है वो आज जाएंगे घर में अकेले में, किचन में बैठ जाएंगे और किचन में बैठ के आपने काम करना है। ये काम आपने एग्जामिनर को शो नहीं करना पेपर में, ये काम आपने सिर्फ कैलकुलेटर पे करना है। अब कैलकुलेटर निकालने अगर आप हजरात के पास मौजूद हैं कि कब टेबल 1 लगेगा, कब टेबल 2 लगेगा, या कब पेज 34 वाला टेबल लगेगा, कब पेज 35 वाला टेबल लगेगा। आपने घूरना है टैक्सेबल इनकम को। आपने किसको घूरना है? टैक्सेबल इनकम को। टैक्सेबल इनकम को आपने घूरना है और घूर के कैलकुलेटर पे लिख लेना है। लिखें, टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेटर पे लिख लें। लिख लिया। अब आप अगला काम ये करें कि इसके ऊपर लगाएं, एक परसेंटेज में अपनी तरफ से देने लगाऊं 75%। इसके ऊपर लगाएं 75%। ये वही वाली मक्खी है हसन वाली। 75%। बोलें क्या जवाब आ गया? डबल 3250। ये एक फिगर आ गई, ये आपने कैलकुलेटर पे चेक करना है, ठीक है। ये एक फिगर आ गई। जब ये फिगर आ जाएगी तो इस फिगर को आपने पकड़ना है और इस फिगर को पकड़ के आपने जो है वो कंपेयर करना है सिर्फ सैलरी से। किससे कंपेयर करना है? यानी वो नौकरी से कितना कमा रहा है। और अब आपने इस फिगर को सैलरी से कंपेयर करके देखना है कि इस फिगर की बनिस्बत सैलरी कम है या इस फिगर की बनिस्बत सैलरी ज्यादा है। अगर आप 11 लाख को 5 लाख से कंपेयर करें तो 5 लाख कम आ रहा है या 5 लाख ज्यादा आ रहा है। अब इस पे लॉजिक कोई नहीं होती, लॉ मेकर ने बस रूल बनाए हुए, रूल हम सीख रहे हैं। और ये टेबल जो दोनों है ना, ये आपको पेपर में दिए होंगे, ये ना अकेले में बैठ के आप इनको याद कर रहे हो। तो ये दोनों पेपर, ये टेबल जो है पेपर में दिए होंगे। अच्छा, अब मुझे आप बता दें कि ये, चले 2 सफ़े तो निकल के बाकी आप किताब में याद करने आपने। तो अब आप बता दें कि ये जो 11 लाख जितना भी है, इसको अगर मैं सैलरी से कंपेयर करूं तो सैलरी के साथ क्या लिखूं? सैलरी इससे कम है या ज्यादा है? अगर सैलरी इससे कम आया करेगी तो आपने हमेशा टेबल 1 लगाना है। आपने हमेशा टेबल, तो ये लॉ का रूल है। सैलरी से कंपेयर करना है, बिजनेस से कंपेयर करना है, कैपिटल गेन से कंपेयर करना है, अदर सोर्स से कंपेयर करना है, प्रॉपर्टी से कंपेयर करना है या सैलरी से कंपेयर करना है? किसको किससे कंपेयर करना है?
टैक्सेबल इनकम का कितने % लेना है और इसे कंपेयर किससे करना है? अगर सैलरी क्या आ गई? कम, तो जो कम आ गई तो इसका मतलब है आपने कौन सा टेबल लगाना है? टेबल 1। और अगर ज्यादा आ गई तो ये रेड वाला अभी नोट तो कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर तो नहीं बैठा हुआ इधर, लेकिन पेपर में ये आपने जो है वो नोट नहीं करना, पेपर में कैलकुलेटर पे चेक करना है। अब्दुल्ला भाई ये किस चीज की केबल है? नहीं तो ये किस पर्पस के लिए है? नहीं तो इसको फिर आप इधर टेप से जुड़वा दें। ये किस चीज की केबल है? चार्जर की है। हमने हमेशा 75% लिया करना है। भाई ने सवाल पूछा, अगर कोई और बात होगी तो मैं खुद बताऊंगा। नहीं, अच्छा सवाल पूछा आपने, लेकिन मुझे कराने दिया करो, इंशाल्लाह चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब हम ये देखते हैं, नोट कर लेंगे तो हद होगी, ये क्या नोट है, नोटा है। अब मुझे आप ये बता दें, टैक्सेबल इनकम का 75% लिया करना है, जो भी फिगर आ जाएगी उसको सैलरी से कंपेयर करना है। जैसे ही आपने इस फिगर को सैलरी से कंपेयर किया तो आपने सैलरी देख के कहा सैलरी 5 कम में सैलरी, तो कम में तो टेबल 1, कम में तो टेबल 1, और अगर ज्यादा होगी तो टेबल 2। लेकिन फिलहाल सिर्फ एक मिसरा याद कर लें शेर का, कम में तो टेबल बोले कम में तो टेबल 1। अब बाहर निकल के पूछेगा क्या कम है, आप कहेंगे ऐसे मैंने भूल गया। क्या कम है, किससे कम है? टैक्सेबल इनकम का 75% लेना है और उससे सैलरी से कंपेयर करना है। सैलरी कम में तो टेबल 1। अब ये बोलते हुए जाने, बोले कम में तो टेबल 1, कम में तो टेबल क्या, किससे कम है? टैक्सेबल इनकम का 75% लिया, उसको सैलरी से कंपेयर किया, सैलरी आ गई कम। अब हम ये देखते हैं क्या हमने जो एग्जांपल 2 अभी आपके सामने की है, क्या उस एग्जांपल 2 के अंदर हमने टेबल 1 सही लगाया है? उसके लिए हमें एग्जांपल 2 पे जाना पड़ेगा। एग्जांपल 2 ने हमें अपने पास बुलाया, हम एग्जांपल 2 के पास पहुंच गए। एग्जांपल 2 में हमने टैक्सेबल इनकम ढूंढी, और एग्जांपल 2 में टैक्सेबल इनकम जब हमने ढूंढी तो वो टैक्सेबल इनकम हजरात 4 मिलियन आ रही थी। तो हमने पकड़ा 4 मिलियन को, और 4 मिलियन को पकड़ा लाल मारकर। ये पेपर के अंदर आपने यूज नहीं करना। इनटू लगाया 75%, तो जवाब आया, हाँ टोटल इनकम को नहीं पकड़ना गाए, टोटल इनकम को नहीं पकड़ना, टैक्सेबल इनकम को पकड़ना है। इस पे 75% लगाया तो क्या जवाब आया? 3 मिलियन। अब टैक्सेबल इनकम का 3 मिलियन आ गया, टोटल इनकम का टैक्सेबल इनकम का 75% 3 मिलियन आ गया। तो टैक्सेबल इनकम के 75% को किससे कंपेयर करना है? सिर्फ सैलरी से। अगर सैलरी कम में तो टेबल, अगर सैलरी कम में तो टेबल 1। अब मुझे बता दें इस पे टेबल 1 लगना है या टेबल 2 लगना है? तो हर गाय यहां टेबल 1 लिख आए। क्यों? इसलिए कि बता दिया टैक्सेबल इनकम 75% लेना है, उसको सैलरी से कंपेयर करना है। और अगर सैलरी कम आ गई तो कौन सा टेबल? 1। एक बार याद रखिएगा, लॉ में क्यों पूछना हमारे जिम्मे नहीं है, लॉ में क्या हो रहा है बस ये हमारे जिम्मे है, बाकी लॉ बनाने वाला जाने। डन? ओके, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, जो रेड वाला है। हालांकि पेपर में नोट नहीं करना, लेकिन फिलहाल नोट कर लें समझने के लिए। चलें जी, एग्जाम्पल 3 नोट कर लें। एग्जाम्पल 3 जान ले लें प्रैक्टिस कर करके। सैलरी कितनी है जी इन साहब की? 9 लाख। बिजनेस इनकम 1 लाख। अदर सोर्स 50,000। टोटल 1050,000। ज़कात इसने कितनी पे की है? 10,000। जवाब क्या आ गया? 1040,000। क्लियर? अब क्या करें, पहले टैक्स निकालें या टेबल देखा करना है? पहले टेबल देखा करना है।
पहली तो 2 मिसालों में मैंने जानबूझ के आपको ये बात नहीं बताई थी ताकि एक दफ़ा ज़रा कॉन्सेप्ट बैठ जाए। अब जैसे ही टैक्सेबल इनकम आया करनी है हम पॉज लेंगे और पॉज लेके देखेंगे इस पर टेबल 1 लगना है या टेबल 2 लगना है। रेड मार्कर में रेड बॉल पॉइंट पकड़ रहा हूँ और रेड पकड़ के इस पे कितने % लगा रहा हूँ? 75%। पकड़ने जी कैलकुलेटर। टैक्सेबल इनकम का 75%, 7 लाख। टैक्सेबल इनकम के 75% को किससे कंपेयर करना है? सैलरी से। अगर आप टैक्सेबल इनकम का 75% ले लें और अगर आप टैक्सेबल इनकम का 75% ले लें और सैलरी उससे क्या आ जाए? ज्यादा, तो कम में तो टेबल और अगर ज्यादा है तो टेबल 2। इसलिए अब हम टैक्स किस टेबल की रोशनी में निकालेंगे? चलें जी निकालें टैक्स। टेबल 2 देख लें, पेज 35 पे है। ये देखें जी, पेज 35 पे आए और पेज 35 पे आके टेबल 2। जी मोहतरम, कौन सा सीरियल नंबर लग रहा है? सीरियल नंबर 2 लग रहा है। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। जहां टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है, तो इसकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है। यानी कितनी इनकम है इसकी? 10400000। आप बता दें इसके ऊपर कौन सा टेबल लगना है? टेबल 2 लगना है जी। टेबल 2 अगर लगना है, इसका कौन सा सीरियल है? 2। तो 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 60,000। यहां कोई ऐसी पहले अमाउंट नहीं लिखी हुई कि उसको भी जमा करना है, तो ऐसी कोई अमाउंट नहीं है। 6 लाख से कितनी बढ़ रही है ये अमाउंट? ये अमाउंट अब ना एक दफा जब ये डिसाइड हो गया ना कौन सा टेबल लगना है, तो इसको आपने मिटा देना है। बस डिसाइड हो गया कौन सा टेबल लगना है, आप खत्म। बस ये तो सिर्फ चेक करने के लिए लिखा था टेबल कौन सा लगना है। तो अब क्या कह रहे हैं वो? 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। तो कैलकुलेटर पे लिखें 10400000 माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 4। इसका कितने %? 5%। 22,000। तो बड़े होके 10,40,000 में से 22,000 तो दे देंगे ना हुकूमत को? ये दे देंगे। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। चलें जी एग्जाम्पल 4 सॉल्व करें। इसमें ना मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। पहले तो मैं क्वेश्चन सोल्यूशन साथ साथ लेके चल रहा था ना, इसमें क्वेश्चन का डेटा लिख दिया। अब इसका सोल्यूशन आप करें। इनकम फ्रॉम IFB से क्या मुराद है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। और IFP इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस 7 लाख कमा रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 9 लाख कमा रहे हैं, और क्या कमा रहे हैं? ज़कात कमा नहीं रहा, माजरत ज़कात पे कर रहे हैं। तो ज़कात कितनी है जी? 40,000। ज़कात पेड, ज़कात पे कर रहे हैं। निकालें जल्दी जल्दी जल्दी। अगर कोई कसम कुसम खाई हुई है कि नहीं लिखना आज, वो भी निकाल लें जरा।
जी कितने हजरात इस तरह सोच रहे हैं कि सैलरी कमा ही नहीं रहा तो सॉल्व नहीं हो सकता? अबे नहीं लिखा हुआ सैलरी कमा रहा तो नहीं कमा रहा ना, तो सैलरी जीरो कमा रहा है, बस सॉल्व फिर भी हो सकता है। हद होगी, इतनी तो अकल होनी चाहिए ना, कहाँ घर छोड़ के आते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ सैलरी कमा रहा है तो कितनी कमा रहा है? नहीं नौकरी करना चाह रहा, नहीं कर रहा नौकरी, ठीक है, वो कारोबारी बंदा है, कहते हैं मैं और नौकर, ना ना ना, मैं नौकर रखूंगा बिजनेस करके, नौकर मेरे होंगे, मैं नहीं किसी का नौकर बनूंगा। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है ये बंदा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा है, और इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कमा रहा। कितने लोगों ने सॉल्व करने की कामयाब कोशिश कर ली है? चलें जी, सॉल्यूशन। इनकम फ्रॉम सैलरी बोलें जीरो। इनकम फ्रॉम सैलरी तो मैंने वैसे ही आपके समझने के लिए लिखी है, हालांकि यहां पे लिखना कोई ना मकसूद था ना मतलूब था। इनकम फ्रॉम बिजनेस 9 लाख, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 7 लाख, टोटल इनकम कितना? 16 लाख, 1.6 मिलियन, लेस ज़कात बोलें तो 40,000। जी भाईजान, टैक्सेबल इनकम 15,15,60,000, ये इसकी क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम। अब आप हजरात जो है वो मुझे जरा ये बता दें कि 15,60,000 पे डिसाइड करना है कि टेबल 1 लगना है या टेबल 2 लगना है। तो इससे पहले कि हम और कुछ करें, हम इस पे 75% पेपर में ज़बानी कैलकुलेटर पे लगा के चेक कर लेंगे, एग्जामिनर को शो नहीं करेंगे। ये ऐसा शो है जो शो नहीं किया जाता। इनटू 75% जी 1170,000। इस 1170,000 को कंपेयर किससे करेंगे? सैलरी से। और सैलरी आ गई कम, कम आ गई ज्यादा आ गई? कम में तो टेबल 1, तो इसलिए अब हम टेबल 1 लगाएंगे। टैक्स किस टेबल के मुताबिक गाइस? टेबल 1 के मुताबिक। अच्छे गाइस, ओके। ये जो रेड में लिखा हुआ है सारा, यह मैं मिटा देता हूं। ये सिर्फ इसलिए था कि मुझे पता चल सके कौन सा टेबल लगना है। तो अब इस सारे को हम सैलरी तो आपके समझने के लिए मैंने 0 लिखी थी ताकि आपको पता चले कि सैलरी इसकी 0 है। तो 15,60,000 टेबल 1 में देखें, पेज 34 पे, सीरियल नंबर 4 लगेगा। 12 लाख से 24 लाख के दरमियान कमा रहे हैं, तो 70,000 तो देना ही देने, 70,000 तो देना ही देने। जमा कैलकुलेटर पे लिखें 15,60,000, कैलकुलेटर पे लिखें 15,60,000। इसमें से माइनस करें 12 लाख, 3,60,000। इसका कितने परसेंट? 1 लाख। 15 लाख में से बड़े होकर 1,24,000 हुकूमत को देंगे। तो कितने लोगों ने यही टैक्स निकाल लिया था? ओके। अब अगर इसकी और मिसालें की तो आपके दिमाग में मसाला चढ़ जाएगा, इसलिए अब इसको रहने दें बस।
पेज नंबर 35 का टॉप, पेज नंबर 35 का टॉप। यार इसका टच ही बंद कर दिए, क्या हो रही है अब्दुल्ला? ये वाली वायर लगेगी, कहाँ लगेगी, कहाँ लगेगी ये वायर? लैपटॉप में है? ठीक, अच्छा। वेयर द इनकम ऑफ एन, ये टेबल 2 है पेज 35 वाला, या टेबल 1 है? वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, चार्जेबल अंडर द हेड, देखिए मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो देख नहीं होते। चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, यानी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी का क्या मुराद है? बोले बोले, चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी से क्या मुराद है? टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर द हेड सैलरी इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, यानी क्या ग्रेटर देन? सैलरी इज ग्रेटर देन व्हाट? 75% ऑफ। तो जहां सैलरी 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो, द रेट्स ऑफ टैक्स टू बी अप्लाइड शैल बी एज सेट आउट इन द फॉलोइंग टेबल। तो जहां बोले 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 जहां सैलरी एक्सीड 75% ऑफ, तो कम में तो टेबल 1 ना, तो ज्यादा है तो टेबल 2। और इस टेबल को कहते हैं सैलरीड बंदे का टेबल। सैलरीड बंदे का टेबल मतलब ये नहीं है कि ये सैलरी ही कमा रहा है। सैलरीड बंदे का टेबल ये है कि ये अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है। सैलरीड का मतलब क्या है? ये सैलरी कमा रहा है या अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है? अच्छी खासी की क्या क्राइटेरिया है कि टैक्सेबल इनकम का अगर आप कितने % लें और सैलरी उससे भी ज्यादा आ जाए, तो ये बंदा तो सिर्फ नौकरी से मेन इनकम कमा रहा है अपनी। तो सैलरीड बंदा कौन होता है? जो सैलरी कमा रहा हो ना 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 ना, जिसके टैक्सेबल इनकम का 75% ले और सैलरी उससे ज्यादा आ जाए। एन इंडिविजुअल हुज इनकम फ्रॉम सैलरी इज ग्रेटर देन व्हाट? तो किस किस का दंगल होगा? सैलरी का और टैक्सेबल इनकम का नहीं, बिल्कुल गलत बोला है इन्होंने। किस किस का दंगल होगा? सैलरी का और टैक्सेबल इनकम के 75% का। अगर सैलरी निकल आई ज्यादा, तो फिर ये केस कौन सा होगा? सैलरीड। और इस पे किस पेज वाले रेट लगेंगे? पेज 35 वाले। ये टेबल पेपर में गिवन होंगे। ओके, वो अलग बहस है जो सैलरी के चैप्टर में हम करेंगे। पेज 34 का टॉप निकालें। अगर पेज 35 सैलरीड वालों के लिए है, तो ये सफा एक्सेप्ट सैलरी वालों के लिए होगा ना? बोले सैलरीड वे अलावा वालों के लिए होगा ना? तो इसकी जरा अंग्रेजी पढ़िएगा। सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, ये देख लें ऊपर, सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। कहते हैं क्लॉज 2 देख के आओ पहले। सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, क्लॉज 2 ना अगले सफे पे ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये कह रहा है। कहते ये पहले पढ़ के आओ। हमने कहा पढ़ लिया है। कहता नहीं फिर भी पढ़ लो। हमने कहा चलो पढ़ लेते हैं। जब सैलरी टैक्सेबल इनकम से 75% से ज्यादा हो, कहते पहले पढ़ के आओ अगले सफे वाला पॉइंट 2, द रेट्स ऑफ टैक्स ऑन एवरी इंडिविजुअल shall be set out in the following table। कहते हैं पहले 2 पढ़ के आओ। पहले क्या पढ़ के आओ? 2। जब आप 2 पढ़ के आ जाओ, पहले 2 पढ़ के आओ, द रेट्स ऑफ टैक्स ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल शेल बी एज सेट आउट इन द फॉलोइंग टेबल। क्या मतलब है इस बात का? पहले 2 पढ़ाओ, बाकियों के लिए ये टेबल है।
खत्म करें ना बात को, समझ आ गई बात? पहले टू पढ़ के आ जाओ। इसका मतलब है अगर वो कुछ कह रहा हो तो उसकी बात मान लो। इस बात का क्या मतलब है? सब्जेक्ट टू क्लॉज टू, पहले टेबल टू में मैंने कुछ लिखा है वो पढ़ आओ, उनके लिए वो रूल है, तो फिर बाकी जो बचे कुछ लोग हैं उनके लिए ये टेबल है। वैसे यहां अगर डिफरेंट तरीके से लिखता तो ऐसे लिखता, वेयर सैलरी इनकम इज लेस देन, वेयर सैलरी इनकम इज लेस देन 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। लेकिन यहां इसने ऐसे लिखा नहीं, यहां इसने डिफरेंट तरीके से लिखा। अगले सफे पे क्या लिख दिया कि सैलरी अगर ज्यादा है तो फिर ऐसी सूरत में कौन सा टेबल लगेगा? टू। लेकिन अगर ज्यादा नहीं है तो सब्जेक्ट टू क्लॉज टू, पहले टू पढ़ के आओ, हमने कहा वो हमने पढ़ लिया। तो रेट्स ऑफ टैक्स ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल शेल बी एज सेट आउट इन द फॉलोइंग टेबल। और ये इंडिविजुअल्स कौन से होंगे? ये इंडिविजुअल्स कौन से होंगे? सैलरी वाले या एक्सेप्ट सैलरीड? एक्सेप्ट सैलरीड। यार इसके साथ ना एओपीज के लिए भी ये रेट है, लेकिन एओपीज की टैक्सेशन अभी हमने पढ़ी नहीं। अभी हम सिर्फ किसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं? इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अभी हमने एओपीज की टैक्सेशन पढ़ी नहीं, इसलिए इस अगली बात को जो है वो अभी इग्नोर कर दें जो इसने लिखी हुई है। डन। तो एक सिनेरियो ये हो सकता है। अब कंक्लूजन क्या बन गया? अगर सैलरी ज्यादा होगी, उर्दू में मैं लिख रहा हूं, अगर सैलरी ज्यादा होगी तो कौन सा टेबल लगेगा? टू। और अगर सैलरी क्या होगी? कम। अब ये मैं वन पे आ गया हूं। अगर सैलरी कम होगी तो टेबल वन। अच्छा अगर बराबर हो तो, यानी अगर जिंदगी के किसी मोड़ पे आप टैक्सेबल इनकम का 75% लें और सैलरी से कंपेयर करें और वो बराबर आ जाए तो क्या करेंगे? टू में देखें क्या लिखा हुआ है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 75। तो अगर बराबर आए या कम आए तो? यहां इक्वल टू और एक्सीड लिखा हुआ है या खाली एक्सीड लिखा हुआ है? तो अगर सैलरी बढ़ जाए 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम के तो टेबल वन। किसने बोला है? अगर सैलरी बढ़ जाए टैक्सेबल इनकम के 75% से तो टेबल टू। और अगर कम हो या बराबर आए तो? तो अब आप ऐसा कर लें, ये बात लिख लें यहां पे किताब पे, अगर सैलरी ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है तो कौन सा टेबल? टेबल टू। और अगर सैलरी कम है तो टेबल वन। अब इस सारी बात को आप पढ़ लें पेज 33 पे। इनकम टैक्स शेल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। इनकम टैक्स कब लगा करेगा? हर साल। एंड चार्ज एट द रेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल किधर है? अगले सफ़े पे जो पेज 34 पे लिखा हुआ है। इसकी हेडिंग पे शायद आपकी नज़र पड़ गई हो आते जाते। इसकी हेडिंग क्या है? फर्स्ट शेड्यूल। लॉ में शेड्यूल्स वगैरह होते हैं, तो ये कोई फर्स्ट शेड्यूल है इसका नाम। अच्छा जी, पहली बात क्या पता चली? इनकम टैक्स कब लगा करेगा? हर साल। किस शेड्यूल के मुताबिक लगेगा? फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक। चार्ज ऑन एवरी एवरी पर्सन, टैक्स किस पे लगेगा?
पर्सन पे, इंडिविजुअल पे भी लगेगा, ईओपी पे भी लगेगा और कंपनी पे भी लगेगा। हु हैज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, तो जिस इंडिविजुअल, जिस ईओपी और जिस कंपनी की टैक्सेबल इनकम होगी इस साल की, उस पे ये लगेगा। तो बताएं आप में से किसी की टैक्सेबल इनकम है? कोई सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स प्रॉपर्टी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप पे ये टेबल नहीं लगेगा। नेक्स्ट, द इनकम फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी कंप्यूटेड, इनकम सॉरी द टैक्स फॉर द टैक्स ईयर शेल बी कंप्यूटेड। टैक्स कैसे कंप्यूट होगा? अभी 4 न्यूमेरिकल हमने किए हैं कंप्यूट करने के लिए। किस पे रेट लगता है? टोटल इनकम पे रेट लगेगा, टैक्सेबल इनकम पे रेट लगेगा। भाई साथ वालों से बातें कर रहे हैं ये वालों वाले भाई, साथ वालों से बातें ना करें। तो टैक्स, ब्लू शर्ट वालों से ये बात कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम पे रेट लगेगा द हाइब्रिड क्लास में, बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स टू द टैक्स पेयर्स टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। तो टैक्सेबल इनकम पे रेट लगेगा और फिर आपका टैक्स निकल आया करेगा। और आखिरी बात क्या है? एंड टैक्स क्रेडिट शेल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अबव फिगर, और ऊपर वाली फिगर में से क्या माइनस हो जाएंगे? टैक्स क्रेडिट। ये हमारी कौन सी वाली एग्जांपल है रशीद वाली? एग्जांपल 1। टैक्स क्रेडिट क्या होंगे? नहीं 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 नहीं, टैक्स क्रेडिट ज़कात नहीं होंगे। टैक्स क्रेडिट देखें क्या होंगे। अब मुझे बताने दें। लेस टैक्स क्रेडिट, ये जो आखिर में हमने टैक्स निकाला है ना, इसमें टैक्स क्रेडिट मिला करेगा। टैक्स क्रेडिट क्या है? टैक्स क्रेडिट एक डिस्काउंट है, और डिस्काउंट्स हमने पढ़ने हैं चैप्टर 6 में। हुकूमत किसी बंदे से खुश होके कह सकती है, मोहतरम तुम्हारा टैक्स बनता है 1,16,500, जाओ 1,000 रुपया माफ करती हूं। किन लोगों को हुकूमत कहेगी खुश होके? वो फिर लोग हम देखेंगे, खुश नसीब लोग चैप्टर 6 में। इन लोगों को टैक्स क्या हो जाएगा? फिलहाल हमारे सवाल में टैक्स क्रेडिट की फिगर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे सवाल के मुताबिक इसने टैक्स कितना जमा करवाना है? पहली एग्जांपल में 1,16,500। लेकिन टैक्स क्रेडिट क्या चीज है ये जरा बता दें। डिस्काउंट है। देखें, अब ये फाइनल फॉर्मेट देख लें। अच्छा ये ना ये जो सारे हैं इनको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। क्या कहते हैं? सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इन सबको क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम को पेज 33 पे हूं मैं। हेड्स ऑफ इनकम को जमा कर दें तो इसे क्या कहते हैं? टोटल इनकम। टोटल इनकम में से ज़कात माइनस कर दें तो इसे क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम। अब एक धमाका करने लगा हूं मैं भाईजान। ज़कात का असली नाम है डिडक्टेबल अलाउंस। ज़कात का मुश्किल सा नाम क्या है? अब ये 4 लफ्ज आपने जो है वो अपनी डिक्शनरी में बिठा लेने हैं, और ये 4 लफ्ज जो है वो आपने बार बार बोलने हैं। पांचों को क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ इनकम या ग्रुप्स ऑफ इनकम या क्लासेस ऑफ इनकम्स। अच्छा, इनको जमा कर लें तो इसे क्या कहते हैं? टोटल इनकम। टोटल इनकम में से ज़कात माइनस करें तो इसे क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम। ज़कात का एक और नाम क्या है? ज़कात का एक और नाम क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस। ज़कात का मुश्किल सा नाम है डिडक्टेबल अलाउंस, लेकिन आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे ज़कात के अलावा कुछ और चीज़ें भी डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाज़त है। डिडक्टेबल का मतलब क्या होता है? डिडक्टेबल, माइनस हो सकती हैं। ज़कात को भी डिडक्टेबल अलाउंस कहते हैं, और ज़कात के अलावा कोई और चीज़ें आएंगी उनको भी हम डिडक्टेबल अलाउंस कहेंगे। अच्छा, टैक्सेबल इनकम के बाद आपको याद हो हमने क्या निकाला था? टैक्स। ये व्हाइट बोर्ड की तरफ क्यों नहीं देख रहे आप लोग? मुझे नहीं समझ आ रही है। मैं ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं सबको। मैं इधर लिख रहा होता हूं, नोट कर रहा होता हूं, आप लोग पता नहीं किधर। टैक्सेबल इनकम के बाद हम क्या निकालेंगे? टैक्स। टैक्स में से क्या माइनस करेंगे? टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स को हमने क्या कहा है? डिस्काउंट। ये किस चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर 6 में। जब फर्ज करें एक बंदे का टैक्स आया 10 रुपए, 2 रुपए हुकूमत ने छोड़ दिए, तो पेएबल टू गवर्नमेंट कितने रुपए होगा? 8 रुपए। लेकिन ये डिस्काउंट से ही आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। अच्छा, एक सेक्शन है यहां जिसको अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा,
ऑर्डर, ऑर्डर होता है तरतीब, ऑर्डर का मतलब लिख लें क्या, तरतीब। टैक्स क्रेडिट या डिस्काउंट देने की तरतीब क्या हो, बोलें, टैक्स क्रेडिट या डिस्काउंट देने की तरतीब क्या हो। वी विल डिस्कस इट इन चैप्टर 6। तो प्लीज अभी आपने इसमें से कोई सवाल नहीं पूछना, गौर से सुना करें ऑनलाइन वाले, वरना सवाल पूछते रहते हैं। वी विल डिस्कस इट इन चैप्टर 6। तो टैक्स क्रेडिट्स की कोई तरतीब होगी, पहले कौन सा टैक्स माफ करेंगे, फिर कौन सा टैक्स माफ करेंगे, फिर कौन सा टैक्स माफ करेंगे। डन। तो ये तो आज न्यूमेरिकल पोर्शन ही चलता रहा, तो थोड़ा सा जो है वो आज थ्योरी पढ़ लें। वो जो दो चीज़ें हमने छोड़ी हुई हैं, ट्रस्ट निकालें, ट्रस्ट, ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट। अच्छा जी, इधर देखें, इंजमाम साहब, सकलैन मुश्ताक साहब और मोहम्मद यूसुफ साहब, इन लोगों के पास पैसे थे, मिसाल के तौर पे 50 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये। इन्होंने सोचा हम अपने पैसे इन्वेस्ट करें, तो ज़ाहिरी बात है इनको किसी बंदे पे एतमाद करना पड़ेगा। इनको जिस बंदे पे एतमाद करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो ये लोग हैं। मिसाल के तौर पे वो ये लोग हैं जिन पे इन्होंने एतमाद किया। ये एक्सपर्ट्स हैं, ये इनके पैसों को संभालेंगे। तो काले अपने पैसे लाल को देंगे, नहीं इसको बल्कि ऐसा कर लेते हैं, इसको नीला कर लेते हैं। ओके, तो काले अपने पैसे किसको देंगे, नीले को। ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर बी हैं। तो इंजमाम, सकलैन और मोहम्मद यूसुफ ने एतमाद किया मिस्टर ए और मिस्टर बी पे। तो काले कैपिटल प्रोवाइडर हैं, ये कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक्सपर्ट्स से उम्मीद लगाएंगे कि ये हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करके कुछ पैसे हमें कमा के देंगे। ये मैं आपको बाद में नोट करने दूंगा, पहले ज़रा इसको पढ़ लेते हैं कि ट्रस्ट की डेफिनेशन क्या है। ट्रस्ट की डेफिनेशन की इंग्लिश आपने जो है वो मेरे साथ साथ समझनी है, क्योंकि बड़ी समझने वाली और इंपॉर्टेंट इंग्लिश है। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन। ट्रस्ट क्या है, एक ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी है। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन, ये एक जिम्मेदारी है, अटैच टू द ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन अटैच टू ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से मुराद है यहां कैश। कौन कैश ला रहा था, काले कैश ला रहे थे, नीले कैश ला रहे थे, काले। कालों ने किसको कैश दिया, नीलों को। किसने किसका कैश संभालना है, नीलों ने काले का कैश संभालना है। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी अटैच टू द ओनरशिप ऑफ कैश। ओनरशिप ऑफ कैश, प्रॉपर्टी से मुराद अंडरलाइन करके कैश। इट अराइजेज आउट ऑफ, ये अराइज होती है ऑफ, इट अराइजेज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन। कॉन्फिडेंस गिवन, कॉन्फिडेंस गिवन टू whom, कॉन्फिडेंस टू के आगे उसने नहीं लिखा, मुझे खुद बता दें। कॉन्फिडेंस गिवन टू, टू नीले या काले, और भाईजान कॉन्फिडेंस गिवन टू नीले बाय काले। काले नीलों को कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे पैसे संभाल लेना, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम तुम्हें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, पीछे से बूस्ट अप करते रहेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, तुमने हमारे पैसे संभालने हैं। तो इट अराइजेज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू whom, टू एक्सपर्ट्स, टू नीले। और कैश किसने प्रोवाइड किया है, कालों ने। एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर, यहां ओनर से मुराद है टेम्परेरी ओनर। देखने में आपको काले ओनर लग रहे होंगे, लेकिन यहां ओनर से मुराद है टेम्परेरी ओनर, और टेम्परेरी ओनर है एक्सपर्ट। आर्जी तौर पे मुझे बताएं किसकी जेब में पैसे हैं, आर्जी तौर पे, आर्जी तौर पे इन्होंने तो पैसे दे दिए होंगे ना, तो ये 50, 30, 10 रुपए लाके इनको पकड़ा दिए होंगे, तो ये आप पैसा इनका संभाल रहे होंगे। क्लियर। अब इस इंग्लिश को जरा दोबारा समझ लें, ये इंग्लिश जरा याद करनी है। अभी तक जो हमने 4-5 सफ़े पढ़े हैं ना, सिर्फ ये 1-1.5 लाइन ऐसी है जो थोड़ी इंग्लिश के याद करने में मुश्किल होगी, बाकी लाइनें बड़ी आसान है जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। ट्रस्ट एक जिम्मेदारी है, भैया इधर देख लेना, अटैच टू द ओनरशिप ऑफ
कैश, ओनरशिप ऑफ कैश के साथ ये जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। ये अराइज होती है जिम्मेदारी कॉन्फिडेंस देने से। कॉन्फिडेंस, कौन किसको कॉन्फिडेंस देगा? काले नीलों को कॉन्फिडेंस देंगे। एंड एक्सेप्टेड बाय नीले, नीले तो टेम्परेरीली ओन कर रहे हैं उनके कैश को, तो एक्सेप्टेड बाय नीले। अच्छा, अब जब एंड आएगा साल का तो इससे बेनिफिट किस किस को होगा? बेनिफिट ऑफ एन अदर और ऑफ एन अदर एंड द ओनर। इसका क्या मतलब है? बेनिफिट ऑफ एन अदर वही काले कैपिटल प्रोवाइडर। एन अदर से क्या मुराद है? कैपिटल प्रोवाइडर। एन अदर से क्या मुराद है? कैपिटल प्रोवाइडर। जरा फोकस करें, एन अदर के नीचे मैंने यहां भी कैपिटल प्रोवाइडर लिखा और अगले वाले एन अदर के नीचे भी मैंने कैपिटल प्रोवाइडर लिखा। कैपिटल प्रोवाइडर को खाली बेनिफिट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कैपिटल प्रोवाइडर ही पैसे ले जाते हैं, एक्सपर्ट्स को कहते हैं तुम लोग जरा काम संभालो, तुम्हें 2-3 महीने बाद हम पैसे देने शुरू करेंगे अगर तुम्हारे काम पे हमें यकीन आ गया। तो एक्सपर्ट्स भी कहते हैं चलो यार पार्टी अच्छी है, इनका काम मुफ्त में कर देते हैं, 1-2 महीने, अगले महीनों से इनसे पैसे लेना शुरू कर देंगे। कई दफा खाली कैपिटल प्रोवाइडर को फायदा होता है, लेकिन आम हालात में खाली कैपिटल प्रोवाइडर को फायदा नहीं होता। असूली तौर पे कैपिटल प्रोवाइडर को भी फायदा होता है और आरजी ऑनर को भी फायदा होता है। तो 2 बातें इसने लिखी। पहले बता दें, पहले क्या कह रहे हैं, किसको फायदा होगा? कैपिटल प्रोवाइडर को। लेकिन बाद में जाके कहते हैं नहीं 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 नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता, अक्सर कैपिटल प्रोवाइडर को भी फायदा होता है और ओनर को भी फायदा होता है। तो अगर ये एक्सपर्ट्स इनको 1-2 महीने मुफ्त काम करके दे दें तो फिर सारा पैसा पे जो भी कमाएंगे वो तो इनका होगा, फिर इनको फायदा होगा। इनको हमने एनदर नाम रखा है, एनदर से मुराद कैपिटल प्रोवाइडर। और असूली तौर पे ऐसा नहीं होगा, असूली तौर पे ये भी अपने काम का कुछ मांगेंगे। तो ऐसी सूरत में क्या क्या लफ्ज़ लिख के आएंगे? एनदर को भी फायदा होगा और साथ साथ ऑनर को भी फायदा होगा। बस इंग्लिश 1-2 दफा पढ़ लें फिर क्लोज करते हैं बात। ट्रस्ट मीन्स ये एक जिम्मेदारी है अटैच टू द ओनरशिप ऑफ, ये कैश की ओनरशिप के साथ जुड़ी हुई है। अटैच टू द ओनरशिप ऑफ कैश, छुट्टी ना किया करें, कल भी क्लास ऑन होगी। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन अटैच टू द ओनरशिप ऑफ कैश। इट अराइज आउट ऑफ, बोलें, इट अराइज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू। अच्छा, टू के आगे उसने कुछ लिखा नहीं, तो मुझे बता दें कॉन्फिडेंस किसने दिया है? कॉन्फिडेंस गिवन टू बाय नहीं मैं पूछ रहा, कॉन्फिडेंस गिवन टू एक्सपर्ट्स, एतमाद एक्सपर्ट्स को दिया गया है। किसकी तरफ से? कैपिटल प्रोवाइडर की तरफ से। 2 लफ्ज बोलें, एक एक्सपर्ट का लफ्ज बोलें और एक कैपिटल प्रोवाइडर का लफ्ज बोलें। तो अराइज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू, किसको कॉन्फिडेंस दिया गया है? टू नीले, बाय, लेकिन बाय का लफ्ज तो इसने यहां लिखा नहीं। कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय द नीले, तो नीलों को कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। इससे फायदा किसको होगा? या तो कैपिटल प्रोवाइडर को होगा, लेकिन अगर खुल खुला के बात करें तो कैपिटल प्रोवाइडर को होगा और साथ साथ बोलें एक्सपर्ट्स को भी फायदा होगा। चलें, वो गायब हो गया। तो इसमें अगली बात उसने लिखी हुई है एंड इंक्लूड्स द, तो यूनिट ट्रस्ट कल देख लेंगे, इसमें यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है। ठीक है वो